हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि आप लोगों का जो है जेई मेंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। ठीक है ना। और उसको आप लोग दे भी रहे हो। यहाँ पर मैं फुल टेस्ट आपका हो रहा है, पता है। तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट नंबर 5 का प्रॉपर सोल्यूशन फिजिक्स का मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वन बाय वन करके। और आपको समझाऊंगा कि अगर आप जेई मेंस की प्रॉब्लम को हैंडल करते हो तो उसमें लॉजिक क्या है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक है ना। बिना क्वेश्चन को रीड किए हमें सोल्यूशन आना ही नहीं है। तो पहला काम है कि थोड़ा सा टाइम दे करके क्वेश्चन को आप रीड करो। एक बार आप क्वेश्चन जब रीड कर लोगे ना, तो 25% क्वेश्चन आपका वही हो जाएगा। तो रीडिंग मस्ट है, रीडिंग इंपॉर्टेंट है। बिना उसके आप लोग प्रॉब्लम पे नहीं जाना, सोल्यूशन पे नहीं जाना आप लोगों को है। तो पहले क्या करो, क्वेश्चन को रीड करो। इसके बाद डायग्राम डायग्राम के अकॉर्डिंग आप माइंड में उसको विजुलाइज करो कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना। फिर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। रीडिंग मस्ट है, रीडिंग 25% क्वेश्चन को वहीं ब्रेक कर देती है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना। इसके बाद जो उसमें लॉजिक है, जो उसमें कॉन्सेप्ट यूज होंगे, उनको वन बाय वन बताएंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा जी। जैसे आपको देखो, मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है कि अ मीटर स्टिक ऑफ लेंथ 1 मीटर, है ना, इन फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, है ना, hinge at a distance x from the center and free to oscillate in vertical plane. It undergoes क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फोकस करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन विद टाइम पीरियड 2/3√7/5 पर सेकेंड। ये आपका दिया है टाइम पीरियड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो आपसे इस एक्स की वैल्यू पूछा हुआ है। एक्स क्या है? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। ठीक। देखो क्या है, ये आपके पास क्या है, एक रॉड है ना। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है और हमें क्या करना है। और आपको पता है ये क्या है, ये आपका पॉइंट है, जहां से क्या है, पॉइंट ए है, जहां से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। इसी के अबाउट हमारी क्या है, ये रॉड रोटेट करेगी, ऑसिलेट करेगी। ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगी यहाँ से। तो हमें निकालना है कि अगर इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है ना बेटा जी, तो रोटेट करने में निकालना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। जब इसकी इस एक्सिस के, ये तुम्हारा क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो आपका व्हाट इज द टाइम पीरियड? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। भाई, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है पता आपको है? अगर आपके पास फिजिकल पेंडुलम है तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I/m/G/L। एल का मतलब क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंट्रल लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है, एल होता है। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पॉइंट आउट कर दिया है। ठीक है ना। क्योंकि टाइम पीरियड पहले आपको दिया ही गया है। अब यहां से क्या है, फार्मूले से आप देखो क्या है। अगर हमें निकालना होगा, इसके अबाउट पे निकालना होगा पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फार्मूले में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ आई हुई है। तो निकालना होगा कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कौन सा कॉन्सेप्ट, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। आपको पता है इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल लाइन, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी कितना होगी, ml²/12 होता है रॉड अगर आपका है तो। अगर इस रॉड की लेंथ बोलो कितनी दी गई है, एल दी गई है तो, है ना। लेकिन अब देखो ध्यान से, और वो दिया आपका यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिया है, एल आपका है, इसको बोलते हैं ये है आपका 1 मीटर। ठीक है ना। तो बाद में हम रख लेंगे। तो हमें क्या है कि सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ml²/12 होगी। इसके अबाउट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस प्लस प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द टू एक्सिस। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आपका आई सी निकल गया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी आ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट क्या होगा, ml²/12 प्लस m इंटू x²। एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास। ये हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब बताइए कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द फिजिकल पेंडुलम, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट I/mgx। ये फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है बेटा। ठीक है ना। तो बस अब क्या करूं, यहाँ पर टी आपको दिया गया, टी कितना दिया है, 2 पाई/3 और √7/5 पहले से दिया हुआ है। और यहाँ क्या है, 2 पाई अंडर रूट I की वैल्यू पहले निकाल रखा आपने, ml²/12 प्लस mx²/mgx। देखो ऊपर m, यहाँ भी m, दोनों में m, ये वाला m, ये वाला m इससे कट जाएगा, m हट जाएगा बेटा जी। क्या बचेगा आपका, l²/12 बच जाएगा। यहाँ बचेगा आपका x², नीचे बचेगा आप gx आपका बचेगा। ठीक। तो यहाँ पर क्या है, देखो अगर स्क्वायरिंग दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया, ये यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 9। 7/5 इंटू 9 क्या होगा, 45 हो जाएगा, इज इक्वल टू l²/12 प्लस mg प्लस क्या होगा तुम्हारा x² अपॉन 10x होगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको
ट्रांसफर करेंगे और बना देंगे क्या, तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जबकि एल की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई, एल इक्वल टू आपका 1 मीटर ले लेंगे, यहाँ पर 1/12 हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर एल स्क्वायर अपॉन 12 है तो यहाँ 1/12 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, ये तो इसका फैक्टर तो होगा नहीं, इसका सीधे क्या लगा देंगे, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है बेटा जी, तो ये फॉर्मूला आपको पता पहले से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो आप लोग, यहाँ पर ये सॉल्व कर लोगे, 196 आ गया, माइनस क्या आ गया तुम्हारा ये आ गया आपका 27, इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पर, ये आ गया x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/18 मीटर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, है ना बेटा जी। तो अगर आपने बस काम क्या था, मेन पार्ट ये था कि यहाँ पर लगाना था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ठीक है ना, इसी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख करके फिर यहाँ पर वैल्यू रख के इक्वेट कर देना था और रिजल्ट आपको आ जाना था। ठीक है बेटा जी, अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, ध्यान देना क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो दिया क्या है, टू पैरेलल प्लेट कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 20 माइक्रोफैरड एंड 30 माइक्रोफैरड आर चार्ज to the potential of 30 volt and 20 volt respectively. If likely charged plates are connected together, then the common potential difference across the capacitor will be। कई बार नीट में, जेई में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और बहुत सिंपल है। एक आपके पास कैपेसिटर मैंने यहाँ दिखा दिया आप लोगों को, ये आपका ये कैपेसिटर यहाँ पर है, इस कैपेसिटी 20 है, कितना वोल्टेज आपका है 30 है, क्या इसका है, इसका कैपेसिटेंस कितना है 30 माइक्रोफैरड है, कितना वोल्टेज आपका 30 वोल्ट है। इनको अगर आपस में हम क्या करते हैं, जब इनको आपस में हम कनेक्ट करेंगे तो चार्ज का क्या होगा, तुम्हारा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज तब तक अगर इसको मान लीजिए आपने यहाँ से कर दिया कनेक्ट, ऐसे कर दिया आपने इसको कनेक्ट, तो चार्ज इसमें क्या करेगा, इसमें चार्ज आपका रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान लीजिए इनके बीच का जो पोटेंशियल बना है ना, ये आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन जो इनका पोटेंशियल बना, यहाँ से लेके ये पोटेंशियल जो बना, ये जब पोटेंशियल दोनों का हो जाएगा तुम्हारा सेम, ये पोटेंशियल आपका बना ये भी, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसका ये मतलब होगा कि अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रुक जाएगा, चार्ज का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V1C1 प्लस V2C2 अपॉन C1 प्लस C2। डायरेक्ट करो, रिजल्ट आपका आएगा, वैल्यू यहां पुट कर दिया मैंने, देखो ध्यान से, ये सब दिया हुआ है कि V1 क्या है, C1 क्या है, V2 क्या है, C2 क्या है, सॉल्व किया रखा, जीरो से जीरो यहां से कट गया, यहां कितना बचा आपका, देखो जी 5, है ना, यहां से अगर कट करते हो तो 5 2 जा 10 और 5 4 जा, तो V इज इक्वल टू 24 वोल्ट आ गया। अच्छा, बच्चों को लगता है कि सर यहां पर क्या बोलते हैं, यहां पर जो कैपेसिटेंस है वो माइक्रोफैरेड में है, तो आपने उसको फैरेड में कन्वर्ट नहीं किया, कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन देयर इज नो नीड कि यहाँ पर कन्वर्ट करो आप, क्यों, क्योंकि देखो बेटा जी ऊपर क्या है, ऊपर भी C1 है, नीचे यहाँ C1 C2 है, यहाँ C1 प्लस C2 है, तो ऊपर भी आएगा माइक्रोफैरेड, जे भी क्या आएगा माइक्रोफैरेड, कट जाएगा वो, तो देयर इज नो नीड कि आप उससे कन्वर्ट करो, क्योंकि ऊपर भी आ रहा है ना माइक्रोफैरेड, नीचे भी क्या आएगा माइक्रोफैरेड, तो कट जाएगा, इसलिए हम कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पाई, 2 मिनट क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन इजिली इसको आराम से आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, अब अगले क्वेश्चन में आता हूँ, देखो ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा लॉजिकल हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। कह क्या रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि भाई एक डाइपोल मोमेंट ये है, दूसरा डाइपोल मोमेंट आपका ए है, एक P1 है और ये क्या तुम्हारा P2 है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि मान लीजिए P1 क्या कर रहा है, मूव कर रहा है P2 की तरफ, है ना, तो इनके बीच की जो इंटरेक्शन एनर्जी होगी, बता रहा है कि वो चेंज नहीं होगी। अब देखो इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है भाई, इंटरेक्शन एनर्जी किसी पॉइंट पे निकालते हो तो डाइपोल, आप फॉर्मूला को पता है कि इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती है, -PE cos थीटा, ये आपके पास इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ डाइपोल होती है। अब मुझे बताओ बेटा जी, अगर ये डाइपोल P2 मान लो है, ये डाइपोल अगर इस पॉइंट पर क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगा मुझे बताइए, क्योंकि अब मुझे ध्यान देना इस बात का कि डाइपोल मोमेंट अगर P2 ऐसे है ना, अगर P2 आपका ऐसे है तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है उसके लिए हो जाएगी इक्विटोरियल लाइन, यानी P2 डाइपोल मोमेंट के लिए ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, इक्विटोरियल लाइन। तो इस लाइन पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें किसका, P2 का, किसी भी पॉइंट पर, तो पक्का है कि डाइपोल मोमेंट के उल्टा ही बनेगा आपका, ये E2 बना। E2 क्या चीज है, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P2,
और यहां पर क्या निकालो, अगर इंटरेक्शन एनर्जी का क्या होगा, P1 E2, और कितना एंगल बना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितना बनेगा तुम्हारा, ये 90 डिग्री बनेगा। पक्का है कि P1 E2 इंटू कॉस 90 जीरो आ जाएगा। तो आपका ये P1 भले ऐसे मूव करता जाए, ऐसे मूव करता जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटरेक्शन एनर्जी पे। क्यों? क्योंकि P1 और E2 के बीच का एंगल चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो इंटरेक्शन एनर्जी वो तो जीरो है, और वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही है, उसके मूव करने पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो कह रहा है कि इफ डाइपोल मोमेंट P1 इज मूव्ड अलोंग अ नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ अनदर डाइपोल मोमेंट P2, देयर इंटरेक्शन एनर्जी डज नॉट चेंज। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड P2 एट द पोजीशन P1, इस P2 की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P1 पर कैसी होगी, नॉर्मल टू P1, बिल्कुल नॉर्मल टू P1। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पॉइंट पर क्या होगी, नॉर्मल टू P1 होगी। यानी पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने यहां पर पॉइंट आउट कर दिया, देखो ध्यान से बेटा जी, आप लोग ध्यान में समझा दिया आपको। ये P2 इधर है, और यहां पर हमने E2 क्या है, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द P2, क्योंकि P2 के लिए ये वाला लाइन इक्विटोरियल लाइन है, इसलिए क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी, इसके जस्ट P2 के जस्ट अपोजिट बनेगी। आपने पढ़ा होगा डाइपोल मोमेंट में। तो बस इंटरेक्शन एनर्जी के लिए क्या है, आपने बताया नो चेंज इन इंटरेक्शन एनर्जी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, और E2 इज द परपेंडिकुलर टू P1, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना बेटा जी, इसका मतलब कि बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं बेटा जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ध्यान से, और बहुत इजी है। पढ़ते हैं क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप, जी की वैल्यू दी गई यहाँ पर है, और फोर्स F पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब देखो यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन मैंने बना दिया ऐसे, ठीक, कितना एंगल बनाया हमने, थीटा बना दिया, उस पर हमने एक ब्लॉक रख दिया। पहली बात, जब यहाँ एक ब्लॉक रखोगे तो ब्लॉक पे mg कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, क्या होगा वो mg होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से, ये एंगल थीटा होगा तो इधर क्या होगा mg cos थीटा, इधर क्या होगा तुम्हारा mg sin थीटा। गुड, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। अच्छा, और नॉर्मल कहाँ जाएगा, जस्ट इसके होगा परपेंडिकुलर, तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। अब आपको पता है कि नॉर्मल किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा के इक्वल होगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब अगर ये mg sin थीटा इस ब्लॉक को कहां पर डाउनवर्ड अगर पुश ले जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहां आएगा, ऊपर आएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस ब्लॉक को हमें कहां पुश करना है, जस्ट हमें मूव करना कहां पर, ऊपर की तरफ। जब आप फोर्स ऊपर की तरफ लगाओगे तो ब्लॉक की टेंडेंसी कहां मूव करने के लिए होगी बेटा जी, ऊपर की तरफ। तो फ्रिक्शन कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ, है कि नहीं है। और जस्ट जब बॉडी जस्ट मूव करती है तो दोनों फोर्स बराबर होते हैं, मतलब ऊपर वाला फोर्स और डाउन अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होता है। बॉडी पर आपने अप्लाइड फोर्स ऊपर लगाया, इसलिए फ्रिक्शन उसके जस्ट अपोजिट आ गया। क्या होगा तुम्हारा, फ्रिक्शन Fr होगा। अब Fr mg sin थीटा को सपोर्ट कर देगा, है कि नहीं है। तो यहाँ देखो n इक्वल टू क्या तुम्हारा mg cos थीटा, मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। अब मुझे बताओ कि दोनों इधर कितना फोर्स लगा, mg sin थीटा प्लस Fr, बस। तो म्यू आर एफ आर कितना होगा, म्यू इंटू एन क्या होता है, म्यू mg cos थीटा होता है। फॉर जस्ट मूव के लिए अप्लाइड फोर्स, ऊपर वाला फोर्स और डाउन साइड फोर्स दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इन दोनों को सम करोगे, एफ आर प्लस mg sin थीटा, एफ आर कितना है, देखो एफ आर कितना है, म्यू mg cos थीटा है और mg sin थीटा। आई थिंक ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, यानी कहने का मतलब होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक है बेटा जी, इसका आप लोग ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन आपका आ रहा है आर गेट पे, बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास क्या है, ये कौन सा गेट आपका, आर गेट है। आर हमेशा क्या करता है, दो इनपुट को प्लस कर देता है। ये भी आर का आर गेट है, ये भी आपका एंड गेट, मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। अब देखिए ये आपके पास इनपुट्स हैं, इसमें से जो इनपुट आपने दिया है ना, इसमें से इनपुट आपने क्या दिया, ए दिया। वो अलग बात है कि ये इससे कनेक्टेड है ना। इसका मतलब क्या है कि इसका ए वाला पार्ट ए से कनेक्ट है, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, मीनिंग समझो, ये इसका जो एक इनपुट सी है और एक इनपुट इसका कितना होगा, वो ए होगा। और इस वाले का एक इनपुट ए है और दूसरा क्या है, बी है। ये इससे कनेक्ट नहीं होता है, इसको मतलब इसका मतलब जैसे ऊपर करते हैं थोड़ा सा, इसका मतलब वायर को हम ऊपर से लेके जा रहे हैं। यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, और ए और बी का जब ये और गेट से पास होंगे तो क्या बना देंगे, ए प्लस बी बना देंगे। इस और गेट का एक इनपुट कितना है, सी है, और दूसरा इनपुट देखो कितना है, दूसरा इनपुट ए है। तो इसको कितना इनपुट मिला, एक इनपुट मिला, इसको ए मिला, दूसरा क्या मिला, सी मिला। तो इसने क्या बना दिया, ए प्लस बी बना दिया, ए प्लस सी बना दिया। अब ये एंड गेट का एक इनपुट ए प्लस बी है, दूसरा इनपुट ए प्लस सी है। और एंड गेट क्या करता है,
मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो मतलब ये क्या करेगा, ए प्लस बी इधर से लेगा, ए प्लस सी इधर से लेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आउटपुट में देगा। जो आपको आउटपुट मिलेगा वो ए प्लस बी और इनटू ए प्लस सी मिलेगा। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नंबर 3। ठीक है बेटा जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट कुछ, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं बताता हूं कैसे करना है इसको। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करो, मैं समझाता हूं पहले आपको कि कह क्या रहा है और सॉल्व कैसे करना है। ठीक है बेटा जी, तो कह रहा कि अ बॉल रिलीज फ्रॉम रेस्ट फॉल्स वर्टिकली फॉर 2 सेकेंड एंड हिट अ प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री। ये कितना एंगल बना यहाँ पर है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए कि डायग्राम को कैसे में पॉइंट आउट करना है। तो फिर आपको दिक्कत होगी, चल के मैं यहाँ इसको बड़ा करता हूँ। ठीक, इसको मैं यहाँ हटाता हूँ। ठीक, क्या है देखो ध्यान से, यहां से एक बॉल गिरती है, वर्टिकली गिरेगी, यहां तक गिरने में कितना टाइम लिया उसने, 2 सेकंड टाइम लिया। ये साथ गिरने का टाइम क्या है उसको, 2 सेकंड। अब देखो यहां पर जब बॉल गिरी आकर के तो उसकी स्पीड निकालो पहले। तो क्या करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से लगा लोगे, यू क्योंकि आपका यू यहाँ 0 है, तो v कितना आ जाएगा, g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू आप 10 ले लोगे, ये आपका t आपका 2 है तो हो जाएगा तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड। याद रखो, अब जैसे ही बॉल यहाँ गिरी, इस बॉल के पास जो स्पीड है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है जब यहाँ बॉल गिरेगी तो इस प्लेन का काम क्या है, इस प्लेन का काम है बॉल को पुश करना कहां पर। याद रखना, ये प्लेन जो है बॉल पर लगाए, ये प्लेन बॉल पर जब नॉर्मल फोर्स लगाएगी तो बच्चों को लगता है कि बॉल ऐसे आ सकती है या ऐसे आ सकती है या ऐसे नॉर्मल लगेगा, ना 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 ना। प्लेन हमेशा जो है बॉल पर नॉर्मल लगाएगी। मतलब जब भी बॉल यहाँ गिरेगी तो बॉल क्या करेगी, ये प्लेन क्या करेगा, ये प्लेन बॉल को ऊपर की तरफ पुश करेगा। क्यों, क्योंकि जब बॉल यहाँ गिरेगी तो बॉल के पास 2 वेलोसिटी होगी, एक तो ये वाली वेलोसिटी होगी जो कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ऐसे, और एक वेलोसिटी आपकी ऐसे होगी। तो जो वेलोसिटी आपकी बिल्कुल इंक्लाइन पे होगी उसे रोकने वाला कोई तो है नहीं, तो वो आपका v साइन थीटा तो आपका रहेगा रहेगा जो v साइन थीटा है। लेकिन जो वेलोसिटी बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, तो जो ये प्लेन है उसको इधर की तरफ नीचे की तरफ आने ही नहीं देगा, कहां पुश कर देगा, उसको बाउंस बैक कर देगा ऊपर की तरफ। तो इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी कैसी आ जाएगी, ऊपर की तरफ आएगी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना दिया है, ई दिया है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ई वी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा ई वी कॉस थीटा। अब इस बॉल के पास 2 वेलोसिटी हो गई, एक तो हो गई तुम्हारी क्या, ई वी कॉस थीटा ऊपर की तरफ, और एक हो गई ई वी साइन थीटा बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन की तरफ। अब ये बॉल का मोशन कैसा होगा बेटा जी, बॉल का मोशन ऐसे होगा, बॉल आएगी और आ करके ऐसे यहाँ पर ऐसे इसको हिट करेगी। अब पूछ रहा है कि जब दोबारा बॉल यहाँ टकरा करके इसको जब हिट करेगी तो कितना टाइम लेगी। ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ना, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है बेटा जी, तो आप मुझे बताओ कि ये डायरेक्शन किसका था, v का था, कितना कंपोनेंट इधर कितना आया तुम्हारा, v cos इधर तुम्हारा आया v sin थीटा आया। ये थीटा कितना दिया आपका, 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये v cos थीटा इधर की तरफ है तो बॉल तो इस प्लेन को पेनेट्रेट करके अंदर तो आएगी नहीं, बाउंस बैक करेगी। इसका कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन कितना है, ई है, तो क्या होगा, ये वी कॉस थीटा है जो बाउंस बैक करेगी, तो ईवी कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा ईवी कॉस थीटा, और क्या तुम्हारा हो जाएगा वी साइन थीटा। ठीक, अब ये बॉल का मोशन ऐसा हो गया। अब देखो इसको करने का तरीका कि अब इस बॉल, अच्छा बताओ इसका जी कहां पर है, देखो मोशन इसका, अब तुम्हारे पास 2 मोशन हो गया, एक मोशन आपका ऐसा हो गया और एक आपका इंक्लाइन प्लेन की ऐसे हो गया। अब 2 मोशन में डील करना आपको है। अब मुझे बताओ जी की वैल्यू कहां लगी है, जी लगा है नीचे की तरफ, जी मैं इसको बनाता हूं, ये आपका जी कहां है बेटा जी आपका डाउनवर्ड, ये आपका जी है। जी के 2 कंपोनेंट इधर कितना आएंगे, इधर जाएगा तुम्हारा जी, क्या आएगा जी कॉस थीटा आएगा, इधर कितना आएगा जी, ये आएगा जी साइन थीटा। ठीक है ना, तो मतलब आप कह सकते हो कि इस वेलोसिटी को कितना मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा जी साइन थीटा, और इस वेलोसिटी को कितना मिलेगा, रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, रिटार्डेशन कहाँ है तुम्हारे नीचे की तरफ है, मिलेगा तुम्हारा जी कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको निकालना है कि यहां से लेकर के यहां तक जाने का टाइम। मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए कोई बॉल हमारे पास है और इस बॉल को हमने क्या किया, ऐसे थ्रो किया और ये बॉल आके यहाँ हिट करी, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालती हूँ, कहोगे सर जाने का टाइम u बाई जी जो होता है, और आने का भी टाइम क्या हो तुम्हारा होता है u बाई जी, है ना। तो आप कहते हो जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो 2u अपॉन जी होगा, सिंपल है ना। अब मुझे बताइए यहां पर u कितना है, यहां पर u दिया है आपका ईवी कॉस थीटा, है ना।
यहाँ पर यू कितना, वर्टिकल कितना दिया, वर्टिकल मानेंगे ईवी कॉस थीटा। अब मुझे बताओ कि और आने का टाइम भी क्या होगा तुम्हारा, आने जब वापस आएगा, है ना, जाने का यू और आने का यू। तो आप बताओ, यहाँ से हमने लिखा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा है, टी इज इक्वल टू यू बाई जी। तब बताओ यू कितना दिया है, यू मतलब वर्टिकल वेलोसिटी, जाने की वेलोसिटी कितना, 2 EV कॉस थीटा, और अपॉन जी होता है, जी क्या है यहाँ पर, जी जी है कि जी कॉस थीटा है, वर्टिकल में ये जी कॉस थीटा है। देखो यहाँ पर रख दिया मैंने, टाइम पीरियड आ गया आपका, डायरेक्ट आ गया। जिस बच्चे को पता है कि 2U/G, है ना, आपको पता है ना, आपको ये इधर यू है, आने का भी यू है, तो क्या U/G जाने का, U/G आने का, और ये यू नहीं होगा, ये आपका होगा यू साइन थीटा। अगर ये वर्टिकल फेंकते हो ना ऐसे आप, यू इधर U/G जाने का टाइम, इधर U/G आने का टाइम, तो जो भी यू होगा यहाँ पर, उस अगर यहाँ पर यू साइन थीटा है तो यू के प्लेस पे क्या रख लेंगे, यू साइन थीटा। तो वैसे यहाँ पर यू कितना है, यहाँ पर यू है EV कॉस थीटा। फार्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू 2U/G। यू कितना यहाँ पर है, EV कॉस थीटा, तो 2 इंटू EV कॉस थीटा अपॉन जी की वैल्यू क्या है, जी है कि जी कॉस थीटा है, जी कॉस थीटा है। तो बस आपका देखो, टी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 2, और ई की वैल्यू क्या है बेटा जी, ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू आपको दिया है 3/4, है ना, और इंटू थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 30 है ना आपका, तो √3/2 हो जाएगा। या क्यों भाई, यहाँ पर यहाँ भी कॉस थीटा कट जाएगा, ये 2EV, 2EV, वी कितना निकाला आपने, 20 निकाला हुआ है, अपॉन इसके बाद आपने जी कितना निकाला आपने, 10 निकाला हुआ है। ये आपका हो जाएगा 10 2 जा, है ना, तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा बेटा जी, है कि नहीं है। यहाँ से आपका आ गया टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 सेकेंड। ये थोड़ा सा क्या है, लॉजिकल था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताया, क्योंकि इसको आप बहुत लंबा करोगे तो बहुत टाइम ले लेगा ये, लेकिन आप अगर इस तरीके से चलोगे तो आई थिंक आप आसानी से ब्रेक कर सकते हो। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी यू दिया है उस यू की रखो वैल्यू, जो भी जी दिया उस जी की रखो वैल्यू, रख करके सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं बेटा जी। देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एंगुलर मैग्निफिकेशन 5 फॉर अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका क्या होगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा जी, FO/FE होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, FO/FE इज इक्वल टू 5। अब देखो क्या है, और ये भी दिया है कि FO प्लस FE इक्वल टू 36 दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है कि भाई व्हाट इज द, क्या पूछा है कि द फोकल लेंथ ऑफ FO और FE क्या होगा। यहाँ से आप प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो, कैसे बेटा जी, देखो ध्यान से, यहाँ से निकालो, यहाँ से FO कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5FE आ जाएगा, और इसकी वैल्यू इसमें रख दो, है ना, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 5FE और प्लस FE इज इक्वल टू 36, ये आ जाएगा 6FE इज इक्वल टू 36। FE कितना आ गया, FE आपका आ गया 6 आ गया, कितना आ गया, 6 आ गया। आप फिर बताओ FO कितना आ जाएगा, 36 माइनस 6 हो जाएगा ना, ये इधर ट्रांसफर करोगे इसको तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये 30 बन जाएगा, ठीक है ना। तो FO आपका 30 आ गया और FE आपका 6 आ गया, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट दिख रहा है मेरे को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो ये बड़ा भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड किए गए, द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज कंडक्टिंग लूप फॉर अ रेजिस्टेंस कितना दिया है, लूप का जो लूप है उसका रेजिस्टेंस क्या दिया है, 0.4 ओम, चेंजेस विद द टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। ये इक्वेशन फ्लक्स आपका है जो कि टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और कह रहा है कि फाइंड द चार्ज फ्लोन या चार्ज पास्ड थ्रू द लूप इन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम कितना, t इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू क्या है, 5 सेकेंड। इसके लिए क्या करो आप, क्योंकि फ्लक्स आपको दिया इन टर्म ऑफ टाइम, तो पहले आप निकाल लो कि भाई जो इनिशियल टाइम पर कितना फ्लक्स है, फिर क्या निकाल लो कि फाइनल टाइम पे कितना फ्लक्स है, 5 1 निकालो पहले टाइम पर, 5 2 निकालो दूसरे टाइम पर। अब देखो फ्लक्स का चेंज कितना हुआ, 5 2 माइनस 5 1, तो आपका डेल्टा 5 आ जाएगा, और रेजिस्टेंस से आप डिवाइड करते ही क्या है, आपको चार्ज मिल जाएगा, चार्ज फ्लोन। तो मैंने वही काम किया है, T1 पे 5 1 कितना हो गया, 0.0 सेकेंड, वो दिया हुआ रख के देखो, t इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 5 सेकंड में 5 2 क्या आएगा, जहां t है वहां रखो 5, सॉल्व करो तो आ जाएगा 7.60 आ जाएगा। चेंज निकालो, 5 2 माइनस 5 1, 7.60 माइनस 0.60, तो आपका आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। चार्ज फ्लोन, चार्ज पास कितना होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू, फार्मूला ये है, याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछता है इस पर, डेल्टा 5/r, चेंज अपन कर दिया आपने, कट कर दिया यहाँ पर, ये होगा तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 7 अपॉन कितना है
0.4 है ना, ये 70 अपॉन कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इतना कूलम चार्ज फ्लो करेगा। मेन फार्मूला मैंने आपको सर्कल करके बता दिया, ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले कंसेप्ट पे आता हूं।